नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सरोड़िया। दोस्तों, क्या होता है एक्चुअल में, जो मेरी जॉब है या जो मेरी नौकरी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ठीक है। और मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, ठीक है। जिला सिवनी का रहने वाला हूं मैं और ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूं। तो जब मैं मेरे गांव में जाता हूं तो बहुत सारे छोटे भाई हैं, ठीक है, वो लोग हो गए। और जब मैं अपने फील्ड में रहता हूं, मतलब जहां मेरा कार्य क्षेत्र है उस तरफ भी जाता हूं, तो बहुत सारे छोटे भाई लोग, ठीक है, या मेरी हम उम्र के जो है, मेरी एज के जो है, और जो अभी 12वीं पास पढ़ रहे हैं या 10वीं पास पढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत सारे छोटे भाई लोग हैं हमारे जो मेरे से पूछते हैं कि सर ये नौकरी कैसे मिलती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, अभी वो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब जो पढ़ते हैं 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं या 10वीं पढ़ रहे हैं, तो वो उनका सवाल ये रहता है कि सर ये नौकरी कैसे मिलती है, ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है। और जो मेरी उम्र के हैं या जो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये पूछते हैं कि कौन सी किताब पढ़ना चाहिए, ठीक है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और मैं आज आपको बेसिक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक की जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। एक ही वीडियो में सब कुछ, आपके जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो सारे क्वेश्चन और जितने भी आपके डाउट है सब क्लियर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है, गांव में जो स्टूडेंट होते हैं या जो विद्यार्थी होते हैं, कहने का मतलब, या जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनको जो वर्दी वाली नौकरी होती है ना, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम होता है, ठीक है। वो वर्दी देखते हैं तो उनका जो उमंग और उत्साह रहती है वो दुगनी हो जाती है, ठीक है। उनके अंदर एक नई एनर्जी का संचार हो जाता है, मतलब ऊर्जा का जो संचार होता है दोस्तों वो डबल हो जाता है, ठीक है। वर्दी को देख के उनके अंदर एक नए प्रकार के भाव जागृत हो जाते हैं, ठीक है। तो चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो BSF हो, चाहे CISF हो, चाहे CRPF हो, ठीक है, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो या SI हो या फॉरेस्ट हो, वर्दी वाली नौकरी देख के उनके जो उमंग उत्साह रहते हैं वो थोड़ा डबल ही हो जाते हैं। तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों मैं जो आज ये वीडियो लेकर आया हूं, ठीक है। मतलब आज का वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें कुछ नहीं पता रहता कि MP फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है, ठीक है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है और उसमें क्या क्या चीजें ऐसी जो इंपॉर्टेंट होती हैं जिन सबको हम फॉलो करके एक MP फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहली चीज तो ये है दोस्तों कि आपका 12वीं पास आप कम से कम होना चाहिए, ठीक है। आप कम से कम 12वीं पास हो गए हो, ठीक है, तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास तो कम से कम होना ही चाहिए इस जॉब के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज है दोस्तों हाइट, ठीक है। हाइट यदि आपकी 163 सेंटीमीटर लगभग इसमें हाइट मांगता है, ठीक है, जनरल, OBC और SC कैटेगरी के लिए। और ST कैटेगरी, यदि ST मतलब अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से हो आप, तो उसमें थोड़ा छूट मिलती है, ठीक है। यदि आपको पूरा एग्जैक्ट डेटा चाहिए कि कितनी हाइट सकती है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ है, वो आप जाके देख लेना। लेकिन एक मोटा मोटा बताऊंगा कि 163 सेंटीमीटर हाइट आपकी कम से कम होना ही चाहिए यदि आप जनरल, OBC और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक। सीना ज्यादा नहीं, 78-79 के लगभग मानता है और 5 सेंटीमीटर उसमें एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज है। यदि आप देखो 12वीं पास हर कोई हो जाता है। हाइट भी दोस्तों 163 सेंटीमीटर लगभग सभी की रहती ही है, ठीक है। बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि किसी की हाइट 163 सेंटीमीटर से कम हो गई है, तो उसको लगता है कि फिर भी मेरी हाइट 163 सेंटीमीटर नहीं है, तो वो काम करे, ठीक है, अपनी हाइट को एक बार नाप ले, ठीक है। और यदि उसको लगता है कि कैसे नापे, तो कुछ नहीं करना है, आप जो पढ़ते हो वो स्केल जो होता है 30 सेंटीमीटर का होता है, 30 × 5 करोगे 150 हो जाएगा। 5 बार नाप लो स्केल से अपना शरीर, और फिर इसके बाद 15 सेंटीमीटर और ले लो तो 165 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाया मैंने, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और यदि आपके पास ये तीनों चीज है, हाइट है, चेस्ट है और आप 12वीं पास हो चुके हैं, तो इसके बाद दोस्तों आप जो MP फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल तो आप 12वीं पास नहीं हो जाते हो, लेकिन दोस्तों फॉर्म फिलअप करके सिर्फ ये से नहीं होना चाहिए कि फॉर्म फिलअप कर दिए तो फिर बाद में हम हाइट या चेस्ट से बाहर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हाइट कितनी मांगता है, चेस्ट कितना मांगता है, उसके बाद हम उस एग्जाम की तैयारी करें, नहीं तो हम दूसरी तरफ भागेंगे ना, ठीक है। लेकिन 163 सेंटीमीटर हाइट बहुत कम होती है,
पुलिस कांस्टेबल में 168 169 मांगता है, लेकिन एमपी फॉरेस्ट में थोड़ा हाइट कम मांगता है, 163 सेंटीमीटर में इसमें काम चल जाता है। ठीक, ये 3 चीज हो गई। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, व्यापम जिसका पुराना नाम था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, व्यापम के बाद मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मतलब एमपीपीबी, फिर इसके बाद पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और अब दोस्तों उसका नाम फिर बदल दिया गया है कर्मचारी चयन आयोग, ठीक, मध्य प्रदेश में। तो व्यापम के थ्रू कहने का मतलब दोस्तों इसमें भर्ती होती है एमपी फॉरेस्ट गार्ड की, तो व्यापम से भर्ती आती है और उसमें उसका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसमें 3 चीज होती है दोस्तों। पहली चीज होता है आपका रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, दूसरा होता है आपका फिजिकल, और तीसरी चीज होती है मेडिकल। पहले इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इंटरव्यू को उसने 2017 के बाद से हटा दिया है। ठीक है, और आने वाली भर्तियों में भी दोस्तों बिल्कुल 100% चांस यही है कि इंटरव्यू नहीं होंगे। जो पैटर्न 2017 में फॉलो हुआ था वही पैटर्न इस बार की एग्जाम में भी फॉलो होंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 2016 में जो एमपी आईटीआई टीओ की भर्ती आई थी और अभी जो भर्ती आई है 2022 में, तो उनका पैटर्न सेम है। ठीक है, इसलिए 2017 में जो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी, तो वो पैटर्न और इस पैटर्न की बिल्कुल समान रहने की पूरी संभावना है। ठीक, चलिए ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं हम रिटर्न की। सबसे पहले शुरुआत कैसे करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों कि हमको शुरुआत कैसे करना है। एमपी फॉरेस्ट गार्ड बनना है, हमारा एक हमने एक लक्ष्य बना लिए हैं। ठीक है, तो लक्ष्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपके अंदर एक जुनून है कि हमें एमपी फॉरेस्ट गार्ड बनना ही है। ठीक है, लक्ष्य तो आपके और को भी हो सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुझे एमपी फॉरेस्ट गार्ड बनना ही है, आपने ये ठान लिया है, तो फिर दोस्तों आपको इसकी शुरुआत कैसी करनी है वो बताना चाहता हूं मैं। ठीक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और सफल भी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप यदि इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, ठीक है, तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी। पहली चीज है दोस्तों, आपको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस उठाना है। ठीक, सिलेबस के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज है, उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। कितने? 5। कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और जीके। ठीक है, जीके में भी दोस्तों स्पेशली एमपी जीके आता है। ठीक, तो यदि आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो उसका वीडियो मैंने बना के रखा है, वो देख लेना। ठीक है, सिलेबस उठाने के बाद दोस्तों आपको दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए कि आप पढ़ेंगे कहां से। ठीक है, और मैं तो ये कहता हूं दोस्तों कि आज आप यदि ईमानदारी से पढ़ते हैं ना, तो आपको किसी किताब की भी जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल और उसमें डेटा होना चाहिए नेट चलाने के लिए। यदि आप पूरी ईमानदारी, लगन, मेहनत से पढ़ोगे तो आप पूरे मोबाइल से पढ़ के भी एमपी फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हो। ठीक है, यूट्यूब और जो इंटरनेट के अदर सोर्सेस हैं उनके थ्रू। तो पहली चीज। दूसरी चीज हो गई कि बुक्स की बात करते हैं। ठीक है, बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स दोस्तों मैंने वीडियो बना चुका हूं कि कौन सी बुक्स अच्छी होती है। फिर बता देना चाहता हूं एक बार कि साइंस के लिए एनसीईआरटी है। ठीक है, मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल है। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप कोई भी पब्लिकेशन उठाओ, एक आधार बुक बना लो, लुसेंट मेरे को अच्छी लगती है। हिंदी के लिए भी मैंने लुसेंट पढ़ा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपको बचता है जीके। एमपी जीके के लिए दोस्तों आप कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हो, जैसे अरिहंत हो गया, पुणेकर हो गया, मुकेश माहेश्वरी, परीक्षा धाम या टीएमएच के जो आते हैं, कोई भी एमपी जीके का एक ऐसा पब्लिकेशन ढालो जिसकी लैंग्वेज आपको पढ़ने में आसान लगे। ठीक, ये हो गई बुक्स। बुक्स के बाद अब होता है इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आपको पढ़ना है। ठीक है, हाँ चलो, यदि आपको लगता है कि हम बुक्स के अलावा भी और कहां से पढ़ सकते हैं, तो बुक्स के अलावा दोस्तों देखो दोस्तों, आज का जो समय है वो इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का युग है। ठीक है, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि हम यूट्यूब से पढ़ते हैं, लेकिन हाँ यूट्यूब से पढ़ने में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हमारे अंदर धैर्य नहीं होता। ठीक, हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो 2-3 मिनट वीडियो देखते हैं और उसके बाद दूसरे वीडियो कूद जाते हैं। दूसरे वीडियो का थंबनेल लिखता है कुछ अच्छा, तो उसमें कूद के टिक मार देते हैं, वहां कूद जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको धैर्य बना के रखना है, पैसेंस बना के रखना है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो वो भी एक अच्छा सोर्सेस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बुक्स के बाद हो गया आपका पढ़ाई। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। भैया मैं तो ये कहूंगा कि आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, आपकी जितनी क्षमता है। ठीक है, आपकी क्षमता है कि 10 घंटे पढ़ सकते हो तो 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ सकते हो तो 20 घंटे पढ़ो, और 24 घंटे पढ़ सकते हो तो 24 घंटे पढ़ो। आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए और वो आपसे बनना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस आपके टेस्ट में दिखना चाहिए। ठीक है, चाहे आप 1 घंटा पढ़ो चाहे 24 घंटे पढ़ो, पता चल रहा है कि आप 24 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपकी परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है, आपसे कुछ बन नहीं रहा है, तो फिर वो घंटे घंटे ही रह जाएंगे और आप
1 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, यदि आपको एक टॉपिक उठाते हैं तो उस टॉपिक को जब तक क्लियर ना कर लो तब तक पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद उसका रिवीजन, ठीक है, वो आगे बताऊंगा मैं। तो कितने घंटे पढ़ना है इसका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों पढ़ाई के बाद होता है आपकी चौथी चीज होती है कि नोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है नोट्स, ठीक है। देखिए आज का समय इंटरनेट का समय है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो यूट्यूब से नहीं पढ़ता होगा कोई टॉपिक, या फिर पीडीएफ नहीं रखता होगा, किसी टेलीग्राम से ना जुड़ा हो, या फिर कहीं इंटरनेट से सहारा ना लेता हो, ठीक है। तो बुक से तो पढ़ते ही हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर्स इस टाइप की चीजें बहुत हो जाती हैं जो हमें इंटरनेट या यूट्यूब से ही पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज भी हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बुक्स से अच्छे सोर्सेज नहीं है, बुक्स से अच्छे सोर्सेज आज के समय में यूट्यूब में अवेलेबल हैं, तो उससे भी पढ़ते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारे गलती होती है, ठीक है। ये गलती मैंने भी किया है, क्योंकि जब मैं अभी दूसरे एग्जाम की तैयारी करता हूं तो ये गलती मैंने भी किया है और उससे मैंने सबक लिया है। तो मैंने वो सबक ये लिया है कि पढ़ते तो हैं हम लोग लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने वो गलती सीख लिया है और मैं नोट्स बनाना चालू कर दिया हूं जो जिस एग्जाम की तैयारी में करता हूं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जैसे मान के चलिए हमने पढ़ा, उदाहरण के लिए कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज दैट मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे हैं, ठीक। तो मध्य प्रदेश की नदियां आपने पढ़े, ठीक है। तो पहली चीज तो आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक को बुक से पढ़ो तो बुक से पढ़ लो। यदि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो जैसे मान के चलिए, या कहीं इंटरनेट से पढ़ रहे हो, तो आप उस टॉपिक को सर्च करो और उससे पढ़ लो। उसके पढ़ने के बाद दोस्तों आप एक नोट्स बनाते चलो, ठीक, टॉपिक वाइज, ठीक है। बुक्स आपकी किताब एक कॉपी होना चाहिए और उसमें आपको लिखना चाहिए कि मध्य प्रदेश की नदियां हैं तो एक मध्य प्रदेश की नदियां का एक टॉपिक बना लो। और सबसे पहले यदि आप किताब से पढ़ रहे हैं तो उसके एक नोट्स बना लो, ठीक है, छोटे छोटे नोट्स बना लो, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप पढ़ रहे हो नर्मदा नदी, तो आपको ये नहीं लिखना है नोट्स में कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है, मध्य प्रदेश के अंदर 1077 किलोमीटर बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 3 राज्यों को प्रभावित होती है। इस टाइप से नहीं बनाना है, आपको लिखना है नर्मदा नदी, ठीक है, 1312, ठीक, टोटल लिख दिए 1077, इसके बाद एमपी लिख दिए, ठीक है, एमपी एमएच गुजरात लिख दिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाना है। मतलब आपने जो नोट्स में लिखा है और आपको जब रिवीजन के समय वो काम आए तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि जो हमने लिखे नोट्स में 60 मार्क में उसका पूरा पूरा मतलब क्या है। पता चला आप 60 लिखते हैं और आपको खुद नहीं पता कि ये मैंने क्या लिख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नोट्स बनाते चले। अब वही टॉपिक, जैसे मान चलो आपने उदाहरण के लिए पुणेकर की बुक से पढ़ लिए मध्य प्रदेश की नदियां, ठीक, किसी भी बुक से पढ़ लिए, अरिहंत से पढ़ लिया, कहीं से पढ़ लिए, ठीक, तो उसके एक नोट्स बना लिए। उसके बाद क्या करोगे आप, जब उसी टॉपिक को कहीं दूसरे सोर्स से पढ़ो, जैसे मान चलो यूट्यूब में आपने पढ़े, तो यूट्यूब में भी मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ाने के लिए सिर्फ एक चैनल नहीं मिलेगा, आपको चैनलों की भरमार मिलेगी। और कुछ चैनल बहुत अच्छे भी हैं, ठीक है, और कुछ चैनल थोड़े कमजोर भी होते हैं। मैं उनको कमजोरी कहूंगा कि उनमें कंटेंट उतना ज्यादा नहीं रहता, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो हम जिसको हम कमजोर समझते हैं दोस्तों, वो कभी कभी ऐसे कंटेंट लेके आ जाते हैं जो बड़े चैनलों में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उन फैक्टों को नहीं पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, जब कोई भी टॉपिक सर्च करें यूट्यूब में, तो उस टॉपिक के जितने भी नए फैक्ट मिले उनको उस नोट्स में लिख लें, ठीक है। आपने एक चैनल से पढ़े तो हमें लगता है कि इस चैनल में हमें 10 फैक्ट मिले, ठीक है, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, तो आप 10 फैक्ट को कॉपी में लिख लो। दूसरे चैनल में गए आपने, देखिए आप बार बार दूसरे चैनल में जाओगे तो आपसे आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपको नया फैक्ट देखने को मिलेगा और दूसरी चीज हो जाएगी कि आपका रिवीजन भी होता जाएगा, ठीक है, रिवीजन होता जाएगा। जैसे मान के चलिए आपने एक यूट्यूब चैनल से मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ लिए, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ फैक्ट मिले तो ठीक है, मिलते ही हैं, 1-2 फैक्ट नए मिलते ही हैं, ठीक है। और कुछ जैसे मान चलो फिर इसके बाद आपने दूसरे चैनल में गए, तो उसके बाद क्या होता है कि वहां भी हमें कुछ फैक्ट नए देखने को मिलते हैं। और यदि हमको लगता है कि कुछ नए फैक्ट नहीं मिले तो आपने जितना पढ़ा उसका रिवीजन तो हो गया, ठीक है, उसका रिवीजन हो जाता है, ठीक। और इसके बाद नोट्स के बाद दोस्तों आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिए, पूरा सिलेबस कवर करना आपको, 5 सब्जेक्ट इसी प्रकार से, ठीक। और उसके बाद लास्ट में आता है दोस्तों आपका रिवीजन। रिवीजन आपको करना ही है। जैसे मान के चलिए आपने मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ लिए, पूरा आपको लगता है कि हम इसमें आप संतुष्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो उस टॉपिक को आप तब तक पढ़ें जब तक आपसे संतुष्ट ना हो जाए, ठीक है। संतुष्ट होने के बाद उसका रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, उसका रिवीजन आप कोशिश करें कि जैसे मान चलो आपने मध्य प्रदेश की नदियां के 5, 6 या 7 पेज के नोट्स बनाए हैं, तो उसको जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको आधा घंटा लगेगा मात्र, ठीक है। कितना घंटा? आधा घंटा लगता है, ठीक है। तो उस आधा घंटे में आप पूरा रिवीजन कर लोगे। तो कोशिश करिए कि हफ्ते में एक बार एक टॉपिक का रिवीजन हो जाए,
यदि आप ऐसा करोगे दोस्तों तो भविष्य में देखना कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो खुद एमपी जीके पढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो आपको यही चीज करना है, ठीक, कि रिवीजन करना है। जैसे आपने एक टॉपिक खत्म किए तो उस टॉपिक को खत्म करने के बाद उसका रिवीजन करते चलो, ठीक, हफ्ते में एक बार उसको पलटा लो। ठीक है, रिवीजन हो गया। फिर आपको टेस्ट सीरीज लगे तो दो, नहीं लगती है तो जब तक अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक आप मत दो। तो मैं अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक टेस्ट ना दो तो अच्छा है, आप पढ़ते रहें। और यदि आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट को भी कवर करते चलो। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये होगी दोस्तों, आपको मैंने हर चीज बता दिया है। ठीक है, तो जब आप रिटर्न दोगे तो रिटर्न में फिर क्या होता है, आपके जो नंबर होते हैं उसी के आधार पर मेरिट बनती है। और इसमें आप जिस जिले से हैं आप उस जिले से फॉर्म भर सकते हो, या मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं 52, ठीक, वहां में कहीं से फॉर्म भर सकते हो एमपी फॉरेस्ट गार्ड में। ठीक है, और फिर पोस्टिंग लेकिन जहां से फॉर्म भरोगे जिस जिले से उसी जिले में होती है ना। इसके बाद दोस्तों बस हो गया, फॉर्म भर दिए, रिटर्न हो गया। रिटर्न में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, ठीक है, मेरिट में आपका नाम आ गया। उसके बाद फिजिकल होगा, 25 किलोमीटर पैदल चाल रहेगी, 4 घंटे में निकालना है। यदि आप पुरुष हो, मतलब मेल हो तो, और फीमेल है तो उसमें थोड़ा कम रहता है। ठीक है, 14 किलोमीटर रहती है तय, ठीक है, 4 घंटे में। तो ये हो गया आपका फिजिकल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हाइट नपेगी, सीना नपेगा, और इसके बाद मेडिकल होगा। सिंपल, इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय या आपका जो सरकारी हॉस्पिटल, वहां से आपको डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है। हो गया आपका। तो ये प्रोसेस होती है दोस्तों क्या, एक एमपी फॉरेस्ट गार्ड बनने की। तो मैंने आपको स्टार्ट से लेके अंत तक बता दिया है। ठीक है, और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स या उन विद्यार्थियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या 12th पास हो चुके हैं और फ्रेशर हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है, उनके लिए ये ज्यादा यूजफुल होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।